कि जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे 3D वेक्टर्स हो गया, ये सब सारे टॉपिक्स तो पहले स्ट्रॉन्ग कर ले, अगर अगर नहीं है तो पहले ये करें, इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते अपन। और फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट है ना, वो हम्म। इजी है, मतलब करना आसान है और जल्दी हो जाता है। लिमिट्स का हो गया, लिमिट्स में कुछ कुछ स्पेसिफिक रहता है कि ये मेथड है, ये मेथड है, तो तो आज हमारे बीच में है मेरे बहुत अच्छे दोस्त मनीष हैं, जो अभी आईआईटी भुवनेश्वर में है, और इनका एक ब्रीफ इंट्रो मैं दे देता हूँ, बाकी भाई देंगे। तो मनीष मेरे से प्रयास में मिला था। प्रयास का बहुत बड़ा संस्था है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद फिर भाई ने एनटीएससी भी फोड़ा है, ओलंपियाड में भी कुछ ना कुछ किया है। उसके बाद जिस टाइम हमारा कोविड चल रहा था, उस टाइम सब जेई प्रिपरेशन छोड़ चुके थे, पर उस टाइम भाई ने ना केवल आईटी फोड़ा बल्कि एनडीए भी फोड़ा है। तो एक बार जानेंगे कि भाई का जर्नी कैसा है यहाँ तक का। तो मनीष प्लीज। अच्छा ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष साहू है और मैं अभी करेंटली आईआईटी भुवनेश्वर में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग में इसका स्टूडेंट हूँ। और मैं अभी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ, तो बस। अच्छा, तो यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसे रही है, मतलब स्टार्टिंग से बताइए, 9th से 12th में हाँ आपने जेई हाँ। क्लियर किया, ऐसा स्टोरी कैसा था अच्छा आपका। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि नाइन्थ में पहले मैं नाइन्थ में अपने गांव में पढ़ रहा था। फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट बॉडी है छत्तीसगढ़ की, तो वो ऐसे जो बच्चे रहते हैं, जो कुछ इलाके के बच्चे को एक एग्जाम होता है, तो प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया नाइन्थ में। तो मैं नाइन्थ में वहाँ चले गया। शुरू में मेरा थोड़ा डिफिकल्ट था वहाँ रहना, थोड़ा मतलब एक डिफरेंट परिवेश था कि यहाँ से थोड़ा अलग जर्नी था। तो वहाँ गए, थोड़ा टाइम लगा अपने आप को ढालने में। फिर हम्म। वहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत मोटिवेटिव टाइप के थे। बहुत ही ज्यादा एक फ्रेंडशिप बॉन्ड रिलेशन था, मतलब ऐसा पूरे टीचर नहीं थे ना ही बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, रहते थे। तो शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्ट तो हुई, लेकिन उसके बाद सब सही चला गया। जैसे कि मैं आगे बात करूं तो टेंथ में हम लोग को एनटीएससी का प्रिपरेशन कराया गया। तो टेंथ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था उस टाइम पे। तो एनटीएससी स्टेज वन क्लियर हो गया था। उसमें भी एक कहानी थी, बाद में बताता हूँ और कभी समय मिलेगा तो एनटीएससी तो इसमें स्टेज वन में हो गया था। फिर स्टेज टू में भी हम लोग काफी तैयारी किए थे, लेकिन स्टेज टू में कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया था। फिर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग 11th में आ गए। तो 11th में आने के बाद क्या हुआ कि मेरे को 10th में बहुत ज्यादा मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैंने क्या किया कि मैथ्स ले लिया। और फिर और जो मैथ्स का था वो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था। और जो हमारे टीचर थे मैथ्स के, वो आईआईटी बीएचयू से थे। और सही सर। मैथमेटिक्स एंड कैपिटल डिपार्टमेंट के अभिषेक गौरव करके। तो वो एकदम जबरदस्त तरीके से चीजों को बताते थे। एक डिफरेंट अप्रोच रहता था कि कैसे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया जा सकता है कि उसको समझ में आ जाए। तो ये सब वगैरह वगैरह था। और ऐसे ही फिर सारे सब्जेक्ट में था, और फिजिक्स था और केमिस्ट्री था। तो होता क्या था कि मेरा जो रुझान था उसमें 11th में क्या था, फिजिक्स में सबसे ज्यादा था। फिजिक्स में मैकेनिक्स पोर्शन था, वो मेरा काफी काफी स्ट्रांग था। तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग में था, तो मैथ्स भी ठीक ठाक था और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक चल रहा था। 7 o'clock से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 2 बजे तक। और ऐसे ही ये शेड्यूल रहता था पूरा कि हर शेड्यूल बाय शेड्यूल हम लोग बढ़ते जाते थे। और ये सब होते जाता था। तो 11th तक तो सब सही रहा। 11th तक सारी चीजें सही चल रही थी, टेस्ट वगैरह हो रहे थे, सिलेबस कवर हो रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सही चल रहे थे, बाकी सब सही चल रहा था। फिर आया कोविड का दौर। तो कोविड का दौर आया। फिर तो कोविड के दौर में आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि सारी कोचिंग्स वगैरह बंद हो गए। फिर उसके बाद हम सब लोग घर आ गए, जैसे बाकी बाकी जगह जैसे हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम आया। तो ऑनलाइन सिस्टम भी मेरे लिए काफी नया था। मैं उस टाइम तक 11th तक मोबाइल यूज किया नहीं था ज्यादा। तो मेरे लिए काफी नया था। और उस टाइम पे मोबाइल वगैरह डाटा बहुत सारी दिक्कत थी घर में, थोड़ा इश्यूज चल रहे थे। तो इस बहुत सारी दिक्कत चल रही थी, लेकिन एक टाइम पे था ना कि करना है यार, मतलब इतने दिन तक किए हैं, 3 साल तक और किया है, तो बस 1 साल रह गया है। तो ये सब जो था जर्नी में इंक्लूडेड था। तो मेरा क्या हो गया था कि कुछ जो पोर्शन था, कुछ जो चैप्टर से, मतलब कुछ जो सब्जेक्ट से वो ब्लैकआउट से हो गए थे। मतलब कुछ जो चैप्टर से ब्लैकआउट हो गया था, जैसे मेरा केमिस्ट्री पार्ट बहुत वीक होते गया। और जो फिजिक्स पार्ट था, फिजिक्स और मैथ्स को लेके मैं क्या कैरी किया, आगे फॉरवर्ड किया। तो फिर लास्ट में जब हम लोग का दिसंबर तक आते आते हुआ, तो मेरा जो केमिस्ट्री पार्ट था वो थोड़ा वीक हो गया था, और मैथ्स का जो पोर्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। और फिजिक्स जो है मीडियम था। तो ऐसे ही चल रहे थे अपन अपनी जर्नी। फिर आगे हम लोग का जेई मेंस हुआ। मैं ज्यादातर, मेरे को ऐसा क्लियर था माइंड में कि मेरे को एनआईटी नहीं जाना है करके, ये मेरा पर्सनल था। तो क्या होता था कि मैं जो है जेई मेन के टाइम पे थोड़े दिन जेई मेन की तैयारी करता था, और बाकी टाइम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते थे, पीवाईक्यूज 41 ईयर्स 40 ईयर्स उस टाइम पे हम लोग के एडवांस टाइम के। पे। हाँ हाँ, एडवांस के लिए। तो मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता था कि मतलब आपको एक नया अप्रोच मिलेगा, आपको आपकी थिंकिंग एनालिसिस बढ़ेगी। मैं इसको 11th में भी कंटिन्यू कर रहा था, तो 12th में थोड़ा कम किया था। 11th में मैंने किए थे ये सब। तो जब मैंने फिर से मतलब लगाना स्टार्ट किया, तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं एक बार मैं बना चुका था उसको, और सेकंड टाइम कर रहा था। तो मेरे जो पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो जो भी पार्ट जो मैं पढ़ा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ताकि मतलब मेरे को अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो सारी क्लियर हो जाए। अगर उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो मेरे से बन जाएंगे। तो इस टाइम पे बहुत फेस कभी कभी ऐसा भी आता था बीच में कि यार हो गया, मतलब ऐसा रहता है सब लोग का, तो कि नहीं करना चाहिए। फिर अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि नहीं यार कैसे नहीं करेंगे। तो ये एक पार्ट था। फिर लास्ट में
जैसे सब लोगों को पता होगा कि जेई मेन पोस्टपोन होते गया लगातार, जेई मेन वगैरह पोस्टपोन होते जा रहा था, और ये सब कुछ चल रहा था। तो इसके बीच में क्या था कि यार अपना जो एग्जाम है फिर पोस्टपोन हो गया यार, फिर इतने दिन पढ़ना पड़ेगा, फिर ये सब। तो वो चलते चलते 3-4 महीने का पोस्टपोन हो गया था। तो उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना, फिर लास्ट का जो एक महीना जेई मेंस जैसे जैसे करके हो गया। फिर उसके बाद जो लास्ट का एक महीना था जो जेई एडवांस के लिए, जो जो बच्चे मतलब ऐसा रहता है, कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि जेई मेंस तो दे दिए, फिर सोचते हैं कि जेई मेन में तो अच्छा रैंक आ गया, अब जेई एडवांस में तो वही लोग बच्चे ऐसे करेंगे जो बहुत हाई रैंक आए हैं और ये सब वगैरह वगैरह करके, या फिर जिन हम्म, बच्चों का कुछ कम हुआ रहता है। तो इस तरीके के भी लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा कुछ नहीं रहता, आपको अगर जे एडवांस निकालना है तो आपको एंड तक मेहनत करना पड़ेगा। एंड मतलब एंड डे तक। तो बस स्टे मतलब ऐसा रहता है ना कि आप मोटिवेटेड रहोगे तो फिर आ, आपको कुछ सबमिट करना पड़ेगा अपने लिए। हम्म, तो वो था मेरे अंदर, और फिर चार आते थे मेरे को। तो ऐसा सबके साथ होता है, इसका चिंता नहीं करना, मेरे साथ भी हुआ था। फिर एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा यार, शायद मेरा एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक रह गया था, तो वो लास्ट तक कैरी कर गया। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि जब भी जेई का प्रिपरेशन करें ना, तो हमेशा मतलब तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के रखें। तो बैलेंस बना के रखने से क्या होगा कि तीनों, अगर आपके कोई पार्ट्स वीक भी हो रहा है तो वो तीनों हम लोग पहले तो बैलेंस बनाएंगे कि किसी में अगर मार्क्स कमा रहे हैं, अगर तीनों हम्म, सब्जेक्ट में मार्क्स कमा रहे हैं, तो फिर वो तीनों में अगर अगर ऐड करेंगे तो वो इक्वली हो जाता है, और उससे मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, एक क्वेश्चन थोड़ा एक क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा है, तो वो हो जाता है। और मैं उस टाइम का मतलब केस जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो अभी एनडीए का भी तैयारी कर रहे होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और हाँ। कुछ लोग जेई का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपने तो एनडीए भी क्लियर किया है, ऊपर से उस टाइम तो कोविड भी था जिस टाइम में आपने एनडीए भी क्लियर किया और जेई भी क्लियर किया, तो उस टाइम आपका मोटो क्या था जेई का, मतलब एनडीए में जाना है जेई भी करना है, तो मतलब कैसे सोचा होगा कि दोनों फोकस कैसे करें, क्योंकि एनडीए में थोड़ा डिफरेंट सिलेबस रहता है और जेई में भी थोड़ा सा तो अलग ही रहता है, तो दोनों को एक साथ कैसे मर्ज कर हाँ, सकते सबसे पहले तो ये रहता है कि एनडीए के बारे में भी हम लोग के सर ही बताए थे। तो एनडीए भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा फील्ड है। तो अगर जेई में नहीं जाता तो मैं एनडीए को कैरी करता, ये तो ये मैं सोच के रखा था। तो सबसे पहले ऐसा था कि एनडीए में दो एग्जाम होते हैं, ठीक है। पहला होता है पेपर 1 और पेपर 2। तो पहले जो पेपर में रहता है वो होता है 300 मार्क्स का। तो उसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स अलॉटेड रहते हैं। तो उसमें 120 क्वेश्चन, और आई थिंक 2 आवर 30 मिनट समथिंग। एक बार मैं देख के चेक करके बताता हूँ। तो हैं। 2.5 घंटे का लगभग पेपर रहता है, और 120 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि दोनों जो पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, वो 900 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स का जो पेपर रहता है 300, और जो जीएस का जो पेपर रहता है वो जो है 600 का। हम्म, तो पहले वाले, अगर मेरा सोच ये था कि मैं पहले पेपर में ज्यादा ले आऊं, तो हम्म, ताकि मेरा, अगर हमको क्वालिफिकेशन करना है तो उसमें लगभग 360 या 400 के पास मार्क्स लाने रहते हैं, तो उससे हम्म, हो जाता है। तो मेरा ये ज्यादातर फोकस था कि मेरा जो मैथ्स पोर्शन था वो काफी मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग था। तो हम्म, मैंने फोकस उस पर किया। और बाकी जो उसमें जो चार पार्ट रहते हैं, एक रहता है इंग्लिश का पार्ट, एक रहता है सोशल साइंस का, हम्म, एक रहता है सोशल साइंस में भी कुछ करंट अफेयर्स वगैरह का, हम्म, और एक रहता है जनरल साइंस का। तो 150 क्वेश्चन रहते हैं तीनों मिला के, उसमें पर एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स जो एडेड रहते हैं। तो हम्म, मेरा कुछ कुछ मैंने एनटीएससी के टाइम पे सोशल साइंस वगैरह काफी अच्छे से पढ़ रखा था, तो उसमें हेल्प हुआ। और इंग्लिश इंग्लिश तो रहता ही है ठीक ठाक। हम्म, और फिर साइंस वाला क्वेश्चन जो है बहुत सरल आता है, टेंथ लेवल पे आता है, जो अपना जो फिजिक्स रहता है और केमिस्ट्री, और कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं। तो हम्म, इसमें कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं होंगी, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये हो जाता है। मैथ्स में भी हम्म, काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो हो जाता है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो जिसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे हम्म, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और हम्म, अपना जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सारे जो टॉपिक है हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं तो मैथ्स में, तो ये सबसे पूछे जाते हैं। और हम्म, फिर ऐसे ही फिर यही तो एग्जाम एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भी हो गया ऐसे करके। तो फिर उसके बाद बीच में, फिर उसके बाद एसएसबी का भी डेटा आया था, तो बीच में मैं जो जेई मेंस के पहले एक महीने पहले, जेई मेंस जो February 22 को था, तो मेरा एसएसबी 2 फरवरी समथिंग था। तो हम्म, मैंने उसके पहले एक सर थे, मेजर थे पहले, कर्नल थे। हम्म, तो उसने मुझे कुछ प्रिपरेशन के टिप्स दिए थे, तो उससे मैंने प्रिपेयर किया था। तो बस उससे, और फिर एसएसबी दे गया, उतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन फिर एग्जाम दिया था, फिर क्लियर हो गया, फिर आईआईटी मिल गया था, तो फिर गया नहीं देने के लिए। तो हम्म। दोनों सही रहता है, काफी सही रहता है। मैंने एक्चुअली ना मतलब मेरे जितने भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं उनमें कॉमन सा एक ही हाँ क्वेश्चन रहता है, बच्चों को हमेशा से यार मैथ्स से हाँ थोड़ा नफरत टाइप का रहता है, सबने एक ही कमेंट किया, भैया मेरा कैलकुलस बहुत वीक है, भैया मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। तो मैथ्स का पोर्शन आपका बहुत बढ़िया था, ये तो मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली फील किया हूँ आपके साथ। तो मैथ्स आपने कैसे हाँ। पढ़ाई किया कि इतना अच्छा था आपका मैथ्स? देखिए, सबसे पहले क्या रहता है कि किसी भी चीज को अगर परफेक्ट बनाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म, बिना प्रैक्टिस के किसी भी चीज को मतलब उसमें परफेक्शन ला पाना मुश्किल है। तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट लूज नहीं करना है। फर्स्ट थिंग तो यही होता है ना, जितने भी सारे लेक्चर्स है उसको अटेंड करो, है ना। फिर उसके बाद जो लेक्चर्स अटेंड कर लिए, फिर उसके बाद जो डीपीपी वगैरह देते हैं, जितने भी टास्क दिए जाते हैं, जो बेसिक हम्म, क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन सारे कर लिए।
बेसिक हम्म, क्वेश्चंस कर लिया। अगर टॉपिक आगे बढ़ गया, जैसे कि कुछ में रहता है कि कुछ बच्चे ड्रॉपर भी रहते हैं, हम्म, तो ड्रॉपर बैच में क्या रहता है कि पढ़ाते जाते हैं और जाते जाते हैं, तो हम्म, पहले से भी पढ़ लिया जाता है। तो जो पहले से पढ़ गए वो तो पीवाईक्यूज वगैरह लगा है ना, ये सब है। और जैसे कि साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हम्म, रहता है कि साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो जो भी टास्क दिया उसको डन करे, और हम्म, और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें। मतलब जैसे कि डीपीपीस वगैरह दे दिए सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। तो उसमें हम्म, अपने आप में एक इंटरेस्ट बनता जाता है कि आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो नेक्स्ट 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 आप हर रोज वैसे ही करेंगे ना, तो आप में एक इंटरेस्ट बन जाएगा और उसमें प्रति मतलब आपको उसमें हैबिट जुनून सा रहेगा, पैदा जुनून। हो जाएगा कि इस बिजनेस को करना है। तो हाँ, हम्म, तो कठिन कठिन मानना नहीं है, वो रहता नहीं हम्म, है एक्चुअली कठिन। मतलब आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर टाइम डिवाइड करूँ कि किस रेशियो में पढ़ना चाहिए, है हम्म, ना, तो मैथ्स को मैं दे सकता हूँ, अगर मैं मैथ्स को 5 दे रहा हूँ तो फिजिक्स को 4 और केमिस्ट्री को 3, हम्म, इस रेशियो में भी पढ़ सकते हैं। हम्म। भैया, और मतलब मतलब ये इक्वल कैलकुलस डिस्ट्रीब्यूशन के है। पोर्शन में कैसे करें? कैलकुलस स्पेसिफिक टॉपिक जो रहता है कैलकुलस, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो, इवन मेरे को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कैलकुलस में। तो कैलकुलस को अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो फिर कैसे हाँ करें? कोई बुक यूज करें या कैसे टाइप का प्रैक्टिस करें उसमें, कैलकुलस में? हाँ हाँ हाँ, कैलकुलस का एक बुक है सिंगेज का। हम्म, ठीक है, सिंगेज एक ऐसा बुक है जहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर आप उसमें जैसे कि कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, मतलब जो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग के लिमिट्स वगैरह आ गए, लिमिट्स आ गए, फिर उसके बाद और भी सारे जो चैप्टर आ गए डिफरेंशिएशंस के, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस। तो वो जो सारे चैप्टर्स है ना, हम्म, वो जो सारे चैप्टर्स है वो थोड़े मतलब बेसिक्स रहते हैं। फिर धीरे धीरे एप्लीकेशंस में आ गए नॉर्मल, टेंजेंट, मोनोटोनिसिटी, ये सब वगैरह चैप्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा स्ट्रॉन्ग इस पार्ट को कर लिए। फिर हम्म, जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट रहता है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में भी मतलब दो आते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम्म, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो पार्ट थोड़ा सा मतलब मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ कि थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि उसके सवाल जो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं अगर एग्जाम में है तो। हम्म, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन रहता है वो स्पेशलाइज्ड रहता है कि ये मेथड है, ये मेथड है, बस इससे करना है वो हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन पे अपने विश्वास रखना पड़ेगा और करते जाना है बस। हम्म, अगर थोड़ी लेंदी हो सकते क्वेश्चन लेकिन कठिन नहीं हो सकते। तो कैलकुलस वाला जो पोर्शन है ना, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो वाला हम्म, पार्ट सरल है, एरिया वाला पार्ट सरल है। तो ये हम्म, सारे जो पार्ट्स है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है वो जो बहुत ज्यादा सरल है। अगर आपका पार्ट थोड़ा वीक है तो आप इन सब पे फोकस कर सकते हैं। हम्म। जैसे मैं ड्रॉपर की बात करता हूँ, मेरे पास एक मैसेज आया था एक ड्रॉपर का कि वो उसका कैलकुलस बहुत खराब है और ड्रॉप ईयर में है, और अभी अभी मैसेज आया, तो जनरल सी बात है कि जेईई में बहुत पास आ रहा है। तो क्या उसको अगर कैलकुलस में कुछ हाँ, करना है तो अभी कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करें, या फिर मैथ्स में जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स टॉपिक्स है जैसे 3D वेक्टर हो गया, इन चीज में ज्यादा फोकस करें? तो आप हाँ। क्या बोलें इसमें, मैथ्स के सबसे लिए? पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे 3D वेक्टर्स हो गया, ये सब सारे टॉपिक्स तो पहले स्ट्रॉन्ग कर ले, अगर अगर नहीं है तो पहले ये करें। हम्म, और उसके बाद जैसे हम लोग जेई मेन और जी एडवांस में भी देखेंगे तो क्या है, ठीक है, इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते अपन। हम्म, और फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पार्ट है ना, वो हम्म। इजी है, मतलब करना आसान है और जल्दी हो जाते हैं। लिमिट्स का हो गया, लिमिट्स में कुछ कुछ स्पेसिफिक रहता है कि ये मेथड है, ये मेथड है, तो तो मैंने यार बहुत लोगों का एक डाउट रहता है कि उन लोग का ना 11th का बैकलॉग हो जाया रहता है और अभी 12th में है। तो बड़े से पूछते रहते हैं कि भैया हमारा 11th बहुत खराब जा चुका है, तो अभी क्या करें हम, तो अभी 12th में है, तो अब क्या बोलोगे इन लोग के लिए? देखो सबसे पहले ये रहता है कि मेरा भी एक दोस्त का ऐसा ही कंडीशन था भी आईआईटी में। तो उसका क्या था कि 11th में उतना कुछ खास नहीं था, फिर 12th में वो किया और 12th में अपनी बैच में। तो उसमें क्या किया कि सबसे पहले 12th का जो रनिंग टाइम है ना, हम्म, 12th का जो जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिलेबस है, जो भी चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखा। हम्म, और डेफिनेटली ना यार कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहता है कि आप 11th थोड़े से नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से। लेकिन इसका हम्म, मतलब ये नहीं है कि आप रेस में पीछे हो गए, नहीं, आप रेस में पीछे नहीं हुए हो। बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मतलब अपने आप का जो टाइम शेड्यूल है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, बस उसको ये रखना है कि कुछ नहीं यार, मतलब मेरे को बस एक्स्ट्रा टाइम देखिए, मतलब 11th भी कवर करना है साथ साथ में। तो हम्म, 12th का तो चलते रहेगा रनिंग टाइम, कुछ कुछ जो फॉर्मुलेस वगैरह है कुछ कुछ यूज होंगे लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। 12th हम्म, थोड़ा टॉपिक अलग है और 11th का थोड़ा अलग है, मैथ्स में थोड़ी इंटरलिंक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है वो थोड़ा लिंक है। तो वो सब चैप्टर्स थोड़े थोड़े टाइम के, अगर और आप 11th में जब रहता है ना तो स्लो पेस से पढ़ते हो, जब आप हम्म, 12th में आते हो तो थोड़ा जो पेस रहता है पढ़ने का वो फास्ट हो जाता है। तो हम्म, आपको थोड़ा सा बस टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, बस इतना सही रहता है। और टाइम का थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब टाइम डिवाइडिंग ये सब रहेगा, वो बस करना पड़ेगा, फिर वो सब हो जाता है। हम्म, उतना कुछ हम्म, दिक्कत आता नहीं हम्म। है। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि उन लोग यूट्यूब में तो पढ़ने जाते हैं, जैसे यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स है बहुत सारे, और उसमें डिस्ट्रैक्ट हो हाँ जाते हैं। तो आपने अपने टाइम का यूट्यूब यूज किया था या फिर कोचिंग में जो मिलता था लेक्चर्स उसको यूज किया करते थे? मेरे टाइम पे ये था कि जैसे कि 12th में मैं बताया कि 12th में मैं घर आ गया था। तो 12th में कोचिंग से भी जो भी मटेरियल मिलता था, जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स रहते थे, तो मेरे को कुछ कुछ जो कुछ कुछ लेक्चर्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो मैं हम्म, उनसे देखता था। अगर मेरे को कुछ लग रहा है कि मेरे को एडिशनल भी देखना है या फिर
मेरे को वहां से नहीं पढ़ना है, मेरे को वहां से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम्म, यूट्यूब यूट्यूब भी बेस्ट ऑप्शन है। और क्या कर सकते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस का बात हो गया, तो डिस्ट्रैक्शंस वो तो अपने ऊपर रहता है, अपने कंट्रोल में रहता है कि हम्म, अगर आप करना चाहते हो तब है वो, और नहीं तो नहीं होता। हम्म। तो मेरे को नहीं टेस्ट लगता कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो। टेस्ट का कैसे करें? मतलब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि उन्हें हर हफ्ते टेस्ट देना चाहिए या फिर हर महीने में एक टेस्ट देना चाहिए जो कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट का मिलकर होना चाहिए, तो फिर एक पार्ट टेस्ट जैसे टॉपिक खत्म हुआ तो फिर टेस्ट देना चाहिए। तो किस टाइप का मतलब ये सोचे कि टेस्ट के लिए कैसे दे अच्छा, टेस्ट के सबसे पहले तो ये है कि अगर 11 से स्टार्ट किए प्रिपरेशन, अगर 11 से करा है, तो जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म हो जा रहे हैं उसके लिए? कुछ दिन बाद जो जो सब्जेक्ट का जो जो चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं उनकी एक एक टेस्ट दे दे, ठीक है। हम्म, और जैसे कि मंथली हो गया, मंथली या फिर 45 डे में या फिर मंथली, ये 11th के लिए अगर 11th से चालू किया है तो फिर एक फुल लेंथ टेस्ट दे जहां तक सिलेबस कवर हुआ है। ऐसा हम्म, एक प्लान करते थे हम लोग के टीचर्स। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप अपने आप को एसेस कर पाते हैं कि आप इंडिविजुअल चैप्टर्स में भी कैसे कर पा रहे हो, और अगर फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है तो आप हम्म, जितना पढ़े उसमें कैसे कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं तो ऐसा अगर चलते रहा तो वो सब सही रहता है, क्योंकि आप 11 से जैसे जैसे बढ़ता है तो सिलेबस बढ़ते जाता है, आप फुल लेंथ टेस्ट देते जाते हो, आपको पता चलते जाता है कि आपकी गलती क्या है, आप उसमें सुधार करते जाते हो। और ये टेस्ट देने का मतलब यही एक रीजन रहता है कि आपने एग्जाम दिया, हम्म, फिर आपको पता चला कि मैंने यहाँ गलती की। हम्म, तो गलती की उसके बाद आप ये मैटर करेगा कि आपने उसको सुधारने के लिए क्या किया। हम्म, आप जैसे कि कोई बैट्समैन है, क्रिकेट फील्ड में जाता है, वो रन बनाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो आउट हो जाता है। तो जब आउट हो गया तो उस टाइप की शॉट पे आउट हो रहा है, तो क्या आउट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउट पे वर्क नहीं करा, उस टाइप के जो आउट हुए उस पे वर्क नहीं करना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो टेस्ट में भी यही सब रहता है कि हम टेस्ट दिए, फिर उसके बाद अपने आप को कितना इंप्रूव कर पाए अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुआ। और जैसे कि अगर 12th वगैरह की बात करें, ड्रॉपर्स वगैरह की बात करें, तो हम्म, मैक्सिमम लोग का सिलेबस जो है कवर हो जा रहता है। तो लास्ट के कुछ जैसे कि एग्जाम्स अभी नियर है, जैसे कि 1 मंथ बाकी है ऐसा कुछ, तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। उसके पहले जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस जो सॉल्व करने की टेक्निक्स है उस पर थोड़ा हम्म, फोकस करना चाहिए। टेस्ट का दे देना चाहिए, लेकिन ऐसे वीकली वीकली टेस्ट दे रहे हैं अगर सिलेबस कवर नहीं हुआ है और एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लास्ट के 1 मंथ में आप हर वीक में 2 दे सकते हैं, हम्म। ये कर सकते हैं, या फिर वीक में एक बार, तो ये सफिशियंट रहेगा। लेकिन आपको अपनी जो पकड़ है सब्जेक्ट पे, बेसिक्स वगैरह है, टेक्निक्स है, क्वेश्चन सॉल्व ये इंप्रूव करनी पड़ेगी। हम्म। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेरे पास एक 11th वाले का डाउट आया था, वो अभी स्टार्टिंग कर रहा है अपनी जेई की तैयारी, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि 11th से वो क्या अच्छा करना चाहे कि उसका जेई प्रिपरेशन एक अच्छे फ्लो में चले, ऐसा 11th वालों के लिए? सबसे पहले तो ये रहता है कि यार आप 11th में आओ, आप कमिट होके आओ ना कि आपको आईआईटी जाना है, जो भी अपना कॉलेज जाना है वो सब वगैरह, ठीक है। हम्म, तो अपने आप को थोड़ा मतलब बाउंड करना पड़ेगा कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ और ये चीजें मैं कर रहा हूँ। इस चीज में हम्म, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो, और आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहना चाहिए। आप किसी भी टाइम पे गिव अप नहीं कर सकते। हम्म, आपका कुछ मेन बेस पॉइंट होना चाहिए कि आप किसी भी टाइम पे गिव अप नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको प्रिपरेशन जारी रखना है। और जो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है ना जो बहुत बहुत बड़ा है अपने आप में, 8वां अजूबा बोल सकता हूँ मैं। अगर आप हम्म, कंसिस्टेंट है ना, आप 11 से कंसिस्टेंट है, आप जहां से भी कंसिस्टेंट है, जहां से भी कंसिस्टेंट है, आप 12 से कंसिस्टेंट है, आप 11 से कंसिस्टेंट है, एग्जाम तक तो आप फोड़ दोगे। हम्म, बस एक कंसिस्टेंसी एक चीज है बस, और बाकी जो कर रहे हो रिपीटेड वे में करो। जैसे सोने का टाइम फिक्स कर लो, जगने का टाइम फिक्स कर लो, अगर ये टाइम फिक्स है, पढ़ने का टाइम फिक्स है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, आगे नेक्स्ट क्या करूं। तो अगर कंसिस्टेंट है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो ये सब जो चीजें हैं साइड वे की, ये बहुत सारी चीजें आती रहती है दिमाग में, वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो बस ये कंसिस्टेंट रहना है, यही एक की पॉइंट है सबसे पहले। मतलब अगर आप स्टार्ट किया कहीं से भी स्टार्ट किया, आप एग्जाम तक अगर कंसिस्टेंट है, तो आपको एक हम्म, फील भी आएगा लास्ट में कि मैं कंसिस्टेंट रहा, आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी। अगर आप कभी डिप्रेस होते हो ना, तो आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैं इतने दिन तक कंसिस्टेंट रहा हूँ, तो बस कुछ ही दिन की तो और बात है, तो ये सब वगैरह करके। हम्म। तो थैंक यू मनीष यार, इतना अच्छा वीडियो के लिए हमारे साथ कोलैब करने के लिए। बहुत सारे बच्चों का भी डाउट होपफुली क्लियर हो गया होगा, और हम भी आपका प्रे करते हैं आपका फ्यूचर सही रहे। भाई अभी आईटी भुवनेश्वर में है और बहुत फाड़ू काम कर रहा है। तो अच्छा, ठीक है, बाय थैंक यू, मनीष। ऑल द बेस्ट सर। और ऑल बाय द बाय बेस्ट बाय। सबके लिए, बाय। बाय सभी लोग को जो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको ऑल द बेस्ट। बाय, ओके मनीष, बाय।